जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कक्षा 11 भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और हम आपकी सेकंड बुक भारत भौतिक पर्यावरण के आज तीसरे अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे और यूनिट का नाम है अपवाह तंत्र, यानी हिमालयी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां हैं उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, जो कक्षा 11 के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभप्रद है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? गंडक, कोसी, सोन या दामोदर। तो बंगाल के शोक के नाम से कौन सी जानी जाती है इसमें? हालांकि आज तो बंगाल का शोक इसको नहीं कहते, लेकिन पूर्व में इसी नाम से ये जानी जाती रही है और इसका सही उत्तर है वो है दामोदर। तो ध्यान रखिए, बंगाल के शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती रही है? दामोदर, सोरो ऑफ बंगाल। ये भ्रंश घाटी से होते हुए हुगली में बाद में मिल जाती है ये दामोदर। अगला प्रश्न है दूसरा, क्या निम्न में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? किस नदी की द्रोणी है वो सबसे बड़ी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा या कृष्णा? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अपना गंगा। ये भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है और आपको पता है अच्छे से ये कहां से निकलती है? ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है और वहां पर इसे क्या कहा जाता है? जहां पर इसकी उत्पत्ति हो रही है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और फिर ये देवप्रयाग में भागीरथी जो है ये अलकनंदा में मिल जाती है और इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद, 5 नदियां। एक आपने सुना होगा पंजाब, क्या नाम सुना है ना? पंजाब जो किस शब्द से बना है? पंच प्लस आब। आब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो पंजाब जो बसा हुआ है अपना, जो आजादी से पूर्व तक की बात करें तो 5 नदियां बहती है यहां पर, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा है। वो 5 नदियां कौन सी है? वही तो प्रश्न है, ये पंचनद में शामिल नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए पंचनद में शामिल कौन सी है। तो आपको अच्छे से पता है, इनमें से एक है सतलुज है, एक व्यास, एक रावी, एक है चेनाब और एक है अपनी झेलम। ये 5 नदियां हैं। अब इनमें से कौन सी नहीं है वो देख लो। रावी, चेनाब, झेलम। इसमें सतलज और व्यास का जिक्र नहीं है, तो ये 5 होगी। तो कौन सी नहीं है? सिंधु नहीं है भाई। इसका सही उत्तर हो गया सिंधु, क्योंकि नहीं पूछा है इसमें। अगला प्रश्न है, क्या निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है इनमें से? पूर्व के वीडियो सेशन में भी अपने ये इस प्रश्न को अच्छे से कर चुके हैं। तो भ्रंश घाटी में कौन सी बहती है? नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती जो है ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या निम्न में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? अलकनंदा और भागीरथी जहां पर आपस में मिलती है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है वो देव प्रयाग। देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती है आपस में वो देव प्रयाग। आपको पता आगे फिर अलकनंदा धौली या विष्णु गंगा में मिलती है वो विष्णु प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इन सभी के नदियों के संगम को क्लियर करें भी। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग कौन कौन से हैं? आपको कमेंट करना है इसके लिए। अगला प्रश्न देखिए छठा, पेड़ की शाखाओं के अनुरूप अपवाह को क्या कहा जाता है? पेड़ की जो शाखाएं हैं, बहुत सी शाखाएं इस तरीके से, इस प्रकार से बहुत सी नदियों का जो सिस्टम बनता है, तो उस अपवाह को क्या कहा जाता है? वो अर्य है, वृक्षाकार है, जालीनुमा है या अभिकेंद्री प्रतिरूप है?
तो नाम से स्पष्ट है, पेड़ की शाखाओं वाला कौन सा हो गया, वृक्षाकार प्रतिरूप हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा भी 7वां, निम्न में से कौन सी विशेषता अर्य प्रतिरूप से संबंधित है। अर्य प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होना चाहिए, पेड़ की शाखाओं के अनुरूप तो नहीं, तो वो तो वृक्षाकार हो गया। नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित हो। अब देख लीजिए आगे का, अब यही मैं क्लियर कर दूं, अर्य का मतलब होता है किसी एक जगह से निकलकर वहां से सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है, तो वो कहलाता है अर्य प्रतिरूप। तो कौन सा सही हो गया फिर अपना, 2 नंबर हो गया, क्योंकि पहला है नहीं, दूसरे को अपना क्लियर हो गया, तो इसका मतलब बाकी के नहीं है इनके अंदर। आप उनको भी अच्छे से पढ़ सकते हो भी, क्या ऑप्शन और दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए 8वां, क्या निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। हिंद महासागर के 2 भाग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, तो ये जरूर ध्यान रखिए कौन सी मुख्य नदियां अरब सागर में गिरती है और कौन सी है वो बंगाल की खाड़ी में। इधर ये अरब सागर है और इधर इंडिया के ये बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में कौन सी गिरती है और बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो आपको पता है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस प्रकार से आती है, यू शेप बनाते हुए इंडिया में प्रवेश करती है। माही की बात करें तो इधर ये गुजरात से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती है। तापी है, ये भी इधर अरब सागर में गिरती है। पेरियार, ये भी अरब सागर में। तो कौन सी होगी फिर अपना उत्तर, ब्रह्मपुत्र हो गया भी। 8वें का 1 नंबर, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में विलीन होती है, यानी कौन सी नदी अरब सागर में गिर जाती है। देखिएगा कौन सी है भाई, महानदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी, ये सारे ही किस में गिरती है, ये सारे की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये अरब सागर में। तो चौथा ऑप्शन अपना इसका सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। एक हमने किया बंगाल का शोक, बंगाल के शोक की बात की, दामोदर की, और यहां अब आ गया बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, क्योंकि उनकी वजह से पानी की अधिकता से बाढ़ आ जाती है, इसलिए कहा जाता है बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है। भाई ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो वो है कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा है वो नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाने वाली। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने, गंगा, क्योंकि मोस्टली इधर जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है वो डेल्टा बनाती है, गंगा बना रही है, महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, नर्मदा इधर पश्चिमी साइड में अपने अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिमालय अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। प्रश्न चेंज कर लें थोड़ा सा, प्रश्न ये है भी, अब हिमालय अपवाह तंत्र में शामिल है, हिमालय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल है, गंगा भी है, सिंधु भी है और ब्रह्मपुत्र, यानी तीनों ही शामिल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हिमालय अपवाह तंत्र में शामिल कौन सी है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उपरोक्त सभी है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा 13वां, क्या सिंधु की सहायक नदी नहीं है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है, व्यास, रावी, झेलम, आपको पता है सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। कौन सी नहीं है भाई, चंबल नहीं है। चंबल पहले यमुना में मिलती है और यमुना फिर आगे जाकर किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, और फिर आगे ये किस में, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो चंबल इसकी सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब, व्यास, रावी और झेलम, चारों ही सिंधु की सहायक नदियां, लेकिन हमसे प्रश्न पूछा है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो ध्यान रखिए वो है चेनाब। चेनाब, चेनाब है जहां से ये निकलती है ना, वहां इसमें 2 धाराएं मिलती है, चंद्रा और भागा मिलती है, इसलिए आपको पता है ना भी चेनाब को चंद्रभागा भी कहा जाता है। चंद्रभागा के नाम से भी ये जानी जाती है, क्योंकि चंद्रा और भागा 2 सरिताएं इसमें आकर मिलती हैं।
तो चेनाब का एक अन्य नाम भी है चंद्रभागा। अगला प्रश्न देखिए 15वां, बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। बाएं तट पर, देखिए जहां से, पहले तो ये दायां बायां समझिए, जैसे सपोज करो ये किसी नदी का उद्गम स्थल है, यहां इन पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, जिधर पानी का प्रवाह है उधर आप यहां पर मुंह उस साइड में कर लें जिधर नदी का प्रवाह है। उसके बाद जो आपका लेफ्ट है वो लेफ्ट हो जाएगा और आपका जो राइट है वो उसका राइट भाग हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे भी बाएं तट के ऊपर, यानी अगर आपका ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड, जब आप मुंह इस साइड में कर खड़े होंगे, उत्पत्ति स्थल से नदी के प्रवाह की ओर देखने पर आपका राइट नदी का राइट और आपका लेफ्ट नदी का लेफ्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे भी गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो कोसी उसकी सहायक नदियां हैं जो लेफ्ट साइड में है, घाघरा है, गंडक है, उसके अलावा शारदा गोमती नदी ये भी लेफ्ट साइड की है। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा 16वां, क्या नमामि गंगे परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? नमामि गंगे परियोजना है वो भारत सरकार ने कब स्टार्ट की थी? 2000 में, 2008 में, 14 में या 18 में? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? वो है 2014 के अंदर नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ था। चंबल नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी का उद्गम स्थल, चंबल नदी आपको ये कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के मालवा पठार में, जो मालवा पठार है उसके महू के पास से निकलती है ये। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और फिर आपको पता है ये किस में प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसके ऊपर जो गांधी सागर बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में बना हुआ है, उसके अलावा 3 बांध और है, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज, वो तीनों राजस्थान में बने हुए हैं। तो टोटल चंबल नदी के ऊपर 4 बांध, जिनमें से गांधी सागर बांध है वो राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सब अच्छे से पता है, वो है अपनी यमुना। गंगा नदी है, इसके लगभग समानांतर ही आते हुए ये गंगा के सबसे पश्चिम में बहती है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। और प्रयाग जो जिसका पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद, और वहां पर ये किस में मिल जाती है? गंगा के अंदर मिल जाती है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी, कामेग, मानस, तो ये सारी ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? उपर्युक्त सभी। फटाफट सोचते हुए रिवीजन करते चलें। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? धुआंधार जलप्रपात गंगा, कावेरी, यमुना या नर्मदा? तो कहां बना हुआ है अभी? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा, कावेरी, चंबल और कृष्णा, क्या है सही उत्तर? तो वो है नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर भी। अगला प्रश्न देखिए 22वां, क्या निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है? पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? दामोदर, महानंदा, सोन या रामगंगा? तो सही उत्तर क्या होगा? विचार कीजिएगा। और सही उत्तर है वो है महानंदा। पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है महानंदा। अगला प्रश्न है, अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र। अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र, तो यानी ये देखना है पश्चिम वाली कौन सी नदी है? माही ये साउथ में है, चंबल नदी ये पूर्वी साइड में होगी, बनास पूर्वी में, तो कौन सी है अपनी? चंबल नदी। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र पश्चिमी साइड में अरावली के, वो कौन सा है? लूणी नदी होगी।
सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या तापी? सही उत्तर क्या है? वो है गोदावरी। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और गंगा के बाद ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? वो है गोदावरी। अगला प्रश्न देखिएगा 25वां, कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, शिव समुद्रम, जोगिया, गरसोपा या कृष्णा क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? बहुत प्यारा प्रश्न है। सारे प्रश्न हैं वो किसी न किसी रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है जोग या गरसोपा। एक ही नाम है, जोग या गरसोपा जलप्रपात है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसका एक अन्य नाम भी है, और वो है महात्मा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि लगभग 255 मीटर ऊंचा है। और ये किस नदी पर है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये शरावती नदी पर है भी। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है जोग या गरसोपा, वो शरावती नदी पर है, और ये कहां है? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर। तो जो भी प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न को समझना है, साथ में हम उससे जुड़े हुए तथ्य भी करते जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है? अंग्रेजी के यू अक्षर, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी या महानदी? कौन सी होगी भी? देखिएगा वो है ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से आती है और यहां से मोड़ लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो यू आकार का मोड़ लेकर ये इंडिया में प्रवेश करती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है भी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में क्या, किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है वो है सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। इंडिया में ये ब्रह्मपुत्र हो गई, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी तब फिर नाम चेंज हो जाता है इसका। बांग्लादेश में ये किसके नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा 28वां, सिंधु नदी की लंबाई है, सिंधु नदी की लंबाई है, सिंधु नदी की 2880, 2525, 1376, 3900 कौन सी है? तो सिंधु नदी की जो लंबाई है आपके एनसीईआरटी के अनुसार 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट के ढाल? तो कौन सा है इसका उद्गम स्थल? वो है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर नहीं बहती है? बहुत अच्छा प्रश्न। इसका मतलब इन चार में से एक नदी ऐसी है जो अपना हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है वहां से होकर, उस एरिया से होकर नहीं गुजरती है, बाकी तीन गुजरती है इनमें से। तो वो कौन सी हो सकती है? व्यास है वो गुजरती है, रावी गुजरती है, चेनाब गुजरती है, तो कौन सी नहीं गुजरती इनके अंतर्गत? तो ध्यान रखिएगा वो नदी है झेलम। झेलम है वो हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर नहीं बहती है, जबकि व्यास, रावी, चेनाब ये जो है ये कहाँ से गुजरती है? ये अपने हिमाचल प्रदेश स्टेट से होकर गुजरती है। तो साथियों ये थे अपने थर्ड चैप्टर भारत का जो अपवाह तंत्र है, नदियों वाला जो चैप्टर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसमें आपके अभ्यास में मदद मिल रही होगी, टॉपिक को समझने में भी आपको मदद मिल रही होगी। तो कमेंट कीजिएगा और जो प्रश्न पूछा है इस वीडियो में उसका जवाब भी आप दीजिएगा।
चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।